सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे ईथर, जिसमें पिछले वीडियो में अपन ने ईथर के जनरल इंट्रोडक्शन और इसके नोमेनक्लेचर पढ़े। नोमेनक्लेचर में अपन ने दो विधियां काम में ली, कॉमन नेम सिस्टम एंड IUPAC नोमेनक्लेचर। साथ ही अपन ने यह भी देखा कि जो ईथर है उसकी संरचना कैसी होती है। ईथर की संरचना की तुलना अपन ने जल के साथ भी करी है, क्योंकि ईथर है वो एक जल का व्युत्पन्न है। ठीक है, एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी ईथर को कहते हैं। आज अपन देखते हैं ईथर का संश्लेषण, सिंथेसिस मेथड्स ऑफ ईथर। सिंथेसिस मेथड्स ऑफ ईथर, ईथर के संश्लेषण की विधियां आज अपने इस ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट के वीडियो नंबर 18 में करेंगे। तो देखिएगा, कुछ विधियां हैं जिसमें सबसे पहली विधि मैं ले रहा हूं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है ये विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसमें ईथर का संश्लेषण कैसे होता है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ। यह है सोडियम एल्कोक्साइड। तो क्या होगा, यहां से X और यहां से सोडियम NaX के रूप में निकल जाते हैं और R और OR डैश आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस NaX। ये क्या बन गया? ईथर बन गया। तो किसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाई है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। ठीक है, अब देखिए इस विधि में आप सामान्य ईथर मतलब सरल ईथर भी बना सकते हैं और मिश्रित ईथर भी बना सकते हैं। मतलब अगर ये दोनों एल्किल समूह जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों अगर एक समान हैं, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? सरल ईथर बोलेंगे। तो देखिएगा, अगर R बराबर R डैश है तो जो ईथर बनेगा वो कैसा बनेगा? सरल ईथर बनेगा, सिंपल ईथर बनेगा। उदाहरण के तौर पे अगर अपन देखें, जैसे CH3 CH2 और यहां पे मैंने ले लिया Br और प्लस NaO CH2 CH3, ये प्लस और ये माइनस। तो ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड, और ये है सोडियम इथोक्साइड। तो क्या होगा? सोडियम और Br NaBr के रूप में निकल जाएंगे, माइनस NaBr, और क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CH2 CH3। ये CH2 CH3 इस CH3 CH2 के साथ जुड़कर डाईएथिल ईथर का निर्माण कर लेता है। डाईएथिल ईथर, इथोक्सी इथेन भी आप इसको कह सकते हैं। ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह एक समान है, इसलिए ये कैसा ईथर हो गया? ये सिंपल ईथर हो गया, सरल ईथर प्रकार का ये ईथर हो जाता है। लेकिन अगर आपको मिक्स्ड ईथर बनाना है, मतलब अगर R इज नॉट इक्वल्स टू R डैश, ये दोनों एल्किल समूह जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों अगर एक समान नहीं है, तो जो ईथर बनेगा वो ईथर कैसा बनेगा? मिक्स्ड ईथर बनेगा, मतलब मिश्रित ईथर बनता है। उदाहरण के तौर पर अगर अपन देखें, जैसे देखिएगा CH3 CH2 Br प्लस NaO माइनस CH3
CH3CH3। देखिए क्या लिया है मैंने, एथिल ब्रोमाइड, और यहां पे लिया है सोडियम। ये क्या चीज है, 4 कार्बन का अणु है, ब्यूटोक्साइड हो गया। ब्यूटोक्साइड भी कैसा है, तृतीयक ब्यूटोक्साइड है, तो सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है। तो देखिए यहां से NaBr निकल जाएगा, माइनस NaBr, और क्या बनेगा, CH3 CH2O, और इस पे CH3 CH3, और ये CH3। क्या नाम हो गया इसका, एथिल टर्शरी ब्यूटिल ईथर। एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर इससे प्राप्त हो गया, जो कि कैसा ईथर है, एक मिश्रित ईथर है, मिक्स्ड ईथर प्रकार का ये ईथर है। अब यहां पे एक बहुत ही विशेष बात है। विशेष बात देखिए क्या है कि जब आप मिश्रित ईथर बनाते हैं तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन पर जुड़े हुए 2 एल्किल समूहों में से एक एल्किल समूह छोटा होगा और एक बड़ा होगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग प्रकार के हैं। तो आप एल्किल हैलाइड जो ले रहे हैं वो कौन सा लें, छोटे एल्किल के सापेक्ष लें या बड़े एल्किल के सापेक्ष लें। तो यहां पर एक विशेष बात देखिए क्या है कि जब आपको मिश्रित ईथर बनाना है तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए छोटे एल्किल समूह के सापेक्ष तो आप एल्किल हैलाइड लें, और बड़े एल्किल समूह के सापेक्ष आप सोडियम एल्कोक्साइड लें। क्यों, क्योंकि ये अभिक्रिया कैसी है, ये अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए Br माइनस के रूप में निकला और ये ऑक्सीजन माइनस के रूप में यहां पे जुड़ा है। तो ये अभिक्रिया कैसी है, यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें करना क्या है, मिश्रित ईथर बनाने के लिए छोटे एल्किल समूह का एल्किल हैलाइड व बड़े एल्किल समूह का सोडियम एल्कोक्साइड काम में लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी है। जैसा अभी अपन ने किया एथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर बनाना है तो एथिल समूह छोटा है तो उसके सापेक्ष देखिए आपने एथिल ब्रोमाइड लिया, और जो बड़ा समूह है उसके सापेक्ष आपने सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड लिया। अगर मान लो आप इससे उल्टा कर दें तो क्या हो, क्या ईथर बनेगा, करके देखते हैं। जो प्रयोग में पहले किया हुआ है अपन तो यहाँ पे पढ़ेंगे, जो पहले से परिणाम निकाले हुए हैं वैज्ञानिकों द्वारा। तो देखिए क्या होगा, अगर मिश्रित ईथर बनाने के लिए आप बड़े एल्किल समूह के सापेक्ष, ये जो बड़ा एल्किल समूह है इसके सापेक्ष अगर आप एल्किल हैलाइड ले लें तो देखिए क्या होगा। जैसे ये अभिक्रिया है, इसमें अगर ऐसा कर लिया जाए, देखिए ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। ये अगर आपने ले लिया और जो छोटा एल्किल समूह है उसके सापेक्ष आपने सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, तो यह है सोडियम इथोक्साइड। तो इसमें ईथर बनने की बजाय विलोपन अभिक्रिया होती है। क्यों,
क्योंकि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों में विलोपन अभिक्रिया प्राथमिकता से ज्यादा होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा होती है। तो यहां स्टार लगा के लिख दूं मैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स में विलोपन अभिक्रिया मतलब एलिमिनेशन रिएक्शंस ज्यादा होती हैं। तो ईथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? विलोपन होगा और उससे एल्कीन बन जाएगा। ये CH3, ये CH3 और यहां बन गया ये CH2। देखिए ये NaBr निकलेगा ही निकलेगा, माइनस NaBr, और यहां जो CH3 है इसमें से जो H है वो इस CH3 CH2 इस वाले भाग के साथ जुड़कर माइनस CH3 CH2 OH बना देगा, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गए, तो क्या बन गया? एल्कीन बन गया, 2 मेथिल प्रोपीन बन गया। तो ध्यान रखिएगा, विलियमसन ईथर संश्लेषण में जब आप मिश्रित ईथर बनाते हैं तो उस ईथर में जो छोटा एल्किल समूह है उसके सापेक्ष तो क्या लेना है आपको? एल्किल हैलाइड लेना है, और जो बड़ा एल्किल समूह है उसके सापेक्ष क्या लेना है? सोडियम एल्कोक्साइड आपको लेना है। अगर आपने बड़े एल्किल समूह के सापेक्ष एल्किल हैलाइड ले लिया तो उसमें ईथर बनने की बजाय विलोपन अभिक्रिया हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सोडियम एल्कोक्साइड है ना, ये प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, सॉरी प्रबल क्षार है। तो जो 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो प्रबल क्षार की उपस्थिति में एलिमिनेशन रिएक्शंस ज्यादा देते हैं। तो प्रबल क्षार की उपस्थिति में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी, एल्कीन बन जाएगा, ईथर नहीं बनेगा। तो ये बात आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ईथर के निर्माण की, विलियमसन ईथर संश्लेषण। नेक्स्ट विधि है, देखिएगा कि आप अगर एल्किल आयोडाइड लें तो एल्किल आयोडाइड से भी आप ईथर कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, Ag2O से, Ag2O भी कैसा है? शुष्क। शुष्क Ag2O से भी आप ईथर का निर्माण कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे देखिए CH3 CH2I प्लस AgO Ag प्लस I CH2 CH3। मतलब आपने एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया अगर शुष्क Ag2O के साथ करा दी तो क्या होगा? यहाँ से Agi, यहाँ से भी सिल्वर आयोडाइड मतलब Agi निकल जाएगा, -2 Agi निकल गए, और देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 बन गए, CH3 CH2O CH2 CH3 का निर्माण हो गया, मतलब डाई एथिल ईथर बन गया। तो इस तरह से आप शुष्क Ag2O की सहायता से भी ईथर का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि देखिएगा, एल्कोहल का निर्जलीकरण अगर आप एल्यूमिना की उपस्थिति में करें तो भी ईथर का निर्माण कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। तीसरा, एल्कोहल्स के निर्जलीकरण द्वारा एल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर बनता है, तभी तो अपन ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड कहते हैं, है ना। निर्जलीकरण मतलब एनहाइड्राइड करना। देखिए कैसे बनेगा। अगर आप CH3 ये CH2OH प्लस HOCH2CH3, ये एथिल एल्कोहल है, इसके दो अणु काम में लिए हैं, और आप इसको प्रवाहित करते हैं एल्यूमिना पर। तापमान कितना है? 523 केल्विन।
523 केल्विन तापमान पर अगर आप एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो एक अणु में से OH, दूसरे अणु में से इस तरह से H H2O के रूप में निकल जाएंगे और क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब डाई एथिल ईथर बन गया। डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया। अब यहां पर जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ही मायने रखता है। टेम्परेचर अगर आपने बदल दिया तो उत्पाद बदल जाता है। जैसे देखिए यही अभिक्रिया अगर आप Al2O3 और तापमान रखा 653 केल्विन, 653 केल्विन तापमान रखते हैं तो देखिए क्या होगा, इसमें CH2 मतलब एल्कीन बन जाएगा, एथीन बन गया। और इसमें भी निर्जलीकरण है, लेकिन निर्जलीकरण कैसे है इसमें, देखिए यहां पे मैं लिख दूं CH2 ये OH और ये H, CH3 CH2OH है ना, तो एक ही अणु में से एक कार्बन पर से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन का OH H2O के रूप में निकल गया और एथीन का निर्माण हो जाता है। तो अगर आप टेम्परेचर 653 रख रहे हैं एल्यूमिना की उपस्थिति में तो एल्कीन बनेगा निर्जलीकरण के द्वारा, और अगर आप एल्यूमिना की उपस्थिति में 523 केल्विन तापमान रखते हैं तो इसमें डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है, टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ा देने से एल्कीन बनने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप अल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा ईथर का निर्माण कर सकते हैं। टेम्परेचर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं प्रयोगशाला विधि कि प्रयोगशाला में ईथर का निर्माण कैसे करते हैं, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड में देखिए क्या किया जाता है, CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाते हैं। तापमान 373 केल्विन, तो 373 केल्विन पर एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 से क्रिया करता है। और देखिए यहां से अल्कोहल में से OH, H2SO4 में से H H2O के रूप में निकल गए और क्या बना, CH3 CH2 HSO4 एथिल बाईसल्फेट बन गया, एथिल बाईसल्फेट। जहां हाइड्रोजन आता है उसको बाई लिखते हैं, जैसे NaHCO3 को अपन सोडियम बाइकार्बोनेट लिखते हैं, एथिल बाईसल्फेट बन गया। अब ये एथिल बाईसल्फेट एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करता है और यहां से ये H2SO4 के रूप में वापस निकल जाएगा। देखिए अल्कोहल में से H और ये HSO4 और CH3 CH2O CH2 CH3 बन गया, CH3 CH2O CH2 CH3 मतलब डाई एथिल ईथर और प्लस H2SO4। और तापमान क्या रखेंगे, 413 केल्विन। ये ध्यान रखने वाली बात है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 413 केल्विन होना चाहिए। ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है जब अपन ने अल्कोहल पढ़ा था, और उस समय मैंने आपको कहा भी था कि यह अभिक्रिया वापिस आएगी, क्योंकि तापमान अगर 413 केल्विन रखते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो निर्जलीकरण से ईथर बनता है। लेकिन अगर तापमान आपने 433 से 443 रख दिया तो निर्जलीकरण के द्वारा एल्कीन बनते हैं। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं एल्कोहल्स में, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है, 413 केल्विन रखा जाता है। अब देखिए प्रयोगशाला में जब ये विधि काम में ली जाती है तो देखिए H2SO4 का तो एक अणु काम में आया और अल्कोहल है उसके दो अणु काम में आ रहे हैं। तो इस अभिक्रिया के दौरान जो अल्कोहल और H2SO4 की मात्राएं लेते हैं वो कैसे लेते हैं, 2 आयतन अल्कोहल
और एक आयतन H2SO4 का लिया जाता है। अब इस विधि में जो उपकरण काम में लेते हैं उसको देखिए, मैं यहाँ एक चित्र के द्वारा आपके सामने बना रहा हूं। यह है स्टैंड। इस स्टैंड पे अपन यहां पे रख रहे हैं, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसको सैंड बाथ पे गर्म किया जाता है। यह है सैंड बाथ, मतलब मिट्टी का उस्मक, इसमें मिट्टी भरी हुई है। डायरेक्ट गर्म नहीं करते इसको, सैंड बाथ पे गर्म करते हैं। और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया बर्नर। ये क्या है? बर्नर है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क, और ये यहाँ पे क्या है? सैंड बाथ, मिट्टी का उष्मक है। अब इसमें देखिए क्या क्या लगा रहता है। इसमें एक तो ये थर्मामीटर लगा है। ये थर्मामीटर देखिए, थोड़ा सा आप ढंग से बना लें अपनी कॉपी में। ये थर्मामीटर लगा है। मैं इसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा कर दूं। इसमें यहाँ से अपन क्या डालेंगे? यहाँ से एल्कोहल और H2SO4 डालेंगे। और कितना डालेंगे? एल्कोहल के 2 आयतन और H2SO4 का 1 आयतन। ये है निकासी नलिका। तो देखिए यहाँ पे आपने ये डाला। इसमें क्या डाला है आपने? 2 वॉल्यूम एथिल एल्कोहल प्लस 1 वॉल्यूम सांद्र H2SO4। तो जो ईथर बनेगा, यहां से देखिए मैं इसको बंद कर देता हूं। ईथर बनेगा, उसको कंडेंसर में से गुजारा जाता है, संघनित्र में से गुजारते हैं। ये पाइप है और यहां पर देखिए इसको अपन इस तरह से ये इकट्ठा करते हैं। इसको भी यहाँ बर्फ के, ये बर्फ रखी हुई है, बर्फ का मिश्रण है इसमें, और साथ में यहाँ पर कंडेंसर लगा है, संघनित्र लगा है। इसमें से ठंडा जल यहाँ से प्रवाहित करते हैं, ठंडा जल, और यहाँ से ये निकल जाता है जल। तो जो ईथर की वाष्प के रूप में ये ईथर प्राप्त होता है, कि तापमान कितना रखते हैं अपन? 413 केल्विन। तो यहाँ से ईथर की वाष्प जो बनेगी वो इसमें से यहाँ देखिए क्या हो जाएगी? संघनित हो जाएगी, और संघनित होकर यहाँ जाएगी। और इसमें भी देखिए ये क्या है? आइस, और यहाँ ये द्रव के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये है ईथर। इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने 2 वॉल्यूम एथिल अल्कोहल और 1 वॉल्यूम सांद्र H2SO4 लिया। इसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर 413 केल्विन रखते हैं। थर्मामीटर की सहायता से ये अपन मेंटेन कर लेते हैं। फिर जो ईथर की वाष्प बनेगी उसको संघनित्र में से गुजारते हैं, संघनन हो जाएगा, और उसको एक पात्र में अपन इस तरह से इकट्ठा करते हैं जिसको बर्फ में रखा हुआ है, ताकि टेम्परेचर कम रहे, ईथर का वाष्पीकरण ना हो। तो ये इस तरह से एक उपकरण है जो अपन लेबोरेटरी मेथड में काम में लेते हैं। अब इसका देखिए करते हैं शोधन, क्योंकि जो ईथर प्राप्त हुआ वो शुद्ध ईथर प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ईथर के साथ एथिल अल्कोहल, जल व SO2 की अशुद्धियां पाई जाती हैं। जो ईथर यहां पे बना उसके साथ किस किस की अशुद्धियां हैं? एथिल अल्कोहल, जल और SO2 की अशुद्धियां पाई जाती हैं। कैसे हटाएंगे? देखिएगा, सबसे पहले जो ईथर है उसको NaOH के तनु विलयन के साथ मिलाते हैं, तनु विलयन में से गुजारते हैं।
इससे क्या होगा, SO2 की अशुद्धि पृथक हो जाएगी, SO2 की अशुद्धि पृथक हो जाती है। जो SO2 है वो अम्लीय प्रकृति का है और NaOH में से उसको गुजारेंगे तो NaOH क्षारीय प्रकृति का है, तो NaOH SO2 से क्रिया करके लवण बना लेगा और वो विलयन के पेंदे पर बैठ जाएगा। तो जो पृथक नलिका है, एक ऐसी नलिका है पृथक नलिका, इस तरह से होती है वो, इस तरह की, तो उसमें अपन डाल देंगे। तो जो NaOH के साथ में SO2 बना, SO2 क्रिया करता है, वो लवण के रूप में नीचे आ जाएगा। तो नीचे इसको अपन, ईथर तो ऊपर रहेगा हल्का होने के कारण और जो लवण है वो नीचे रहेगा, तो बूंद बूंद करके ये अपन नीचे वाला भाग निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे एक टोंटी होती है, जो ही नीचे वाला भाग निकलेगा टोंटी को बंद कर देंगे। तो ये पृथक नलिका है, पृथक नलिका की सहायता से अपन इसको पृथक कर लेंगे। अब अशुद्धि बची अल्कोहल की और H2O की, तो उसके लिए क्या करेंगे कि ईथर को ZnCl2, जिंक, ZnCl2 नहीं, CaCl2, CaCl2 में से गुजारते हैं, कैल्शियम क्लोराइड में से गुजारते हैं। CaCl2 का काम क्या है कि ये अल्कोहल को और H2O को अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा, तो जो शुद्ध ईथर है वो वाष्प के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो CaCl2 का काम क्या है, अल्कोहल को और H2O की अशुद्धि को हटाना। तो इससे क्या होगा, H2O और एथिल अल्कोहल की अशुद्धि हट जाती है और 306 से 308 केल्विन ताप पर शुद्ध ईथर प्राप्त होता है। तीन 306 से 308 केल्विन तापमान पर शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, जो अशुद्धियां हैं उसमें SO2 की अशुद्धि अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड से पृथक करते हैं और जो एथिल अल्कोहल और H2O की अशुद्धियां हैं उसको अपन कैल्शियम क्लोराइड से पृथक करते हैं। इससे 306 से 308 केल्विन तापमान पर शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक देखिए विशेष बात क्या है, जब अपन ने ये अभिक्रिया देखी तो इस अभिक्रिया में देखिए ईथर के साथ साथ क्या मिल रहा है, H2SO4 मिल रहा है। तो देखने में क्या लग रहा है कि एक बार जो H2SO4 आपने यहाँ इसमें डाल दिया, उत्पाद के रूप में ये पुनः प्राप्त हो रहा है, तो बार बार डालने की इसमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बार बार उसमें अल्कोहल के साथ ये जो H2SO4 है ये डालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये अभिक्रिया होती है इसमें H2SO4 के साथ साथ और क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है। तो इस H2O के कारण ये H2SO4 क्या हो जाएगा, तन्नु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और अपने को कैसा H2SO4 चाहिए, सांद्र H2SO4 चाहिए। तो ये तन्नु हो गया तो काम में नहीं आएगा, तो बाहर से आपको सांद्र H2SO4 डालना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या है कि H2SO4 है वो स्वयं SO2 में अपचयित हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा अशुद्ध के रूप में SO2 भी है, तो SO2 में अपचयित हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा। तो अपने को बाहर से सांद्र H2SO4 अल्कोहल के साथ साथ डालना ही पड़ेगा। आप इसको ऐसा नहीं कि ये बन गया तो एक बार डाल दिया, बार बार डालने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, बार बार डालना ही इसमें पड़ता है। अब इसमें देखिए क्या है, लगातार आप इसमें दो आयतन एथिल अल्कोहल, एक आयतन सांद्र H2SO4 के डालते रहें, यहाँ से ईथर का निर्माण होता रहेगा, यहाँ पे इसको कलेक्ट करते रहें, लगातार इसका निर्माण होता चला जा रहा है। आप इधर से अल्कोहल और सांद्र H2SO4 डाल रहे हैं, तो इस विधि को अपन क्या कहेंगे, विलियमसन सतत ईथरीकरण। तो ये जो लेबोरेटरी मेथड है इसको क्या कहते हैं, विलियमसन सतत मतलब कंटिन्यूअस ईथरीफिकेशन। विलियमसन सतत ईथरीकरण विधि यह कहलाती है। एक विधि अपन ने पढ़ी थी विलियमसन ईथर संश्लेषण, और यह है विलियमसन सतत ईथरीकरण, जो कि एक प्रयोगशाला विधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज,
ठीक है, तो कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं, आपको तापमान कितना रखना है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, ये अपन ने इस विधि में देखा। तो ये थी ईथर के निर्माण की विधियाँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन ईथर के गुण पढ़ेंगे और गुणों में अपन देखेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।